वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार वर्ग 11 की भौतिकी की कक्षा में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं कि फिज़िक्स बहुत ही रोचक विषय है, बहुत ही मज़ेदार विषय है और आप सबको इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेकिन ज़रूरत अगर हमें है तो उसकी है कि हम सही तरीके से विषय में प्रवेश कर सकें। जैसे अगर हम लोग कोई नए जगह पे जाते हैं, नए स्थान पे जाते हैं, तो सबसे पहले हमें वहाँ की बोली, भाषा, संस्कृति को समझना पड़ता है। ठीक उसी तरह से भौतिकी को समझने के लिए हमें भौतिकी की भाषा को समझना पड़ेगा। और भौतिकी की भाषा क्या है? तो मैंने पहले ही कहा है कि गणित भौतिकी की भाषा है। और गणित के अंदर ही हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है भौतिकी को समझने के लिए। तो यह समय आप लोग का वर्ग 11 फिजिक्स का प्रवेश द्वार है और फिजिक्स को समझने के लिए सबसे बेहतरीन समय है। भौतिकी विषय भी काफ़ी सम्मानित विषय है। पूरी मानवता के उत्थान में भौतिकी का बहुत ज़्यादा योगदान है। अगर शुरुआती विज्ञान के शुरुआती 100-150 साल अगर आप देखिएगा तो वह पूरा फिजिक्स को ही समर्पित है। एक से एक भौतिक विज्ञानी हुए और पूरे ब्रह्मांड को बहुत गिने चुने नियमों से पूरे ब्रह्मांड की क्रिया विधि घटना को समझना यह भौतिकी की खूबसूरती है। तो हम हमेशा कहेंगे कि यह आपकी तीसरी आँख है, ज्ञान की आँख है। भले आगे आप आगे की कक्षा में कोई दूसरा विषय भी सेलेक्ट कर ले, लेकिन यह भौतिकी की जो समझ अभी आप में पैदा होगी वह आगे हर दिन अभी से लेके जीवन के आखिरी पड़ाव तक आपको मदद करते रहेगी। तो हम लोग थोड़ा सा लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसको देखते हैं और फिर छोटे छोटे स्टेप में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग हर दिन आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे। तो कल हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल लॉ के विषय में, जो कि बहुत सिंपल था कि अगर दो वेक्टर था, मान लेते हैं कि एक वेक्टर आपका P है और एक दूसरा वेक्टर ले लिए Q। तो इन दो सदिश को अगर जोड़ना था, दोनों वेक्टर को जोड़ना था, कैसे रखे? तो टेकन इन ऑर्डर रखे, टेल हेड, या इसको कहते हैं समान क्रम में रखे। और इनका परिणामी सदिश क्या हो गया? तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, जो कि दिशा और परिमाण में वेक्टर P और Q का परिणामी सदिश या रिजल्टेंट वेक्टर हो गया R। और R बराबर लिख सकते हैं आप लोग P प्लस Q। तो बहुत सिंपल था, कल हम लोग डिराइव कर ही चुके थे इसका। और एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे। इस तरह से हमने कहा था कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर गिराए थे। कुछ चीज़ आप लोग को बार बार हम रिपीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर P और Q के बीच का कोण कैसे नापते थे? तो वेक्टर P का पॉजिटिव डायरेक्शन, जो कि टेल से हेड की ओर चलना शुरू करेंगे और किस पे जाएंगे? तो वेक्टर Q पे जाएंगे। तो यहाँ से वेक्टर Q पे जा रहे हैं, यह जो एंगल थीटा मान लेते हैं, यह थीटा वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का कोण है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यह एंगल अगर अल्फा मानते हैं तो यह अल्फा जो है वह किसकी दिशा बता रहा है? परिणामी वेक्टर R की दिशा बता रहा है, जो कि किससे है? P से है। तो हम लोग को रिजल्ट आया था मैग्नीट्यूड ऑफ R, या इसको केवल R भी लिख दीजिएगा। और यह आया था रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q cos थीटा। अब यहाँ पे देखो, जब भी तीर का चिन्ह हटा के आप जैसे वेक्टर P लिख रहे हैं, Q लिख रहे हैं या R लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसका केवल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट 10 यूनिट इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो यह रिजल्ट आप लोग कल ला चुके थे, अच्छा से आप लोग को समझा भी दिए थे। और लेकिन चूँकि यह जो R है यह भी तो एक सदिश है, P प्लस Q का परिणामी सदिश हमको R मिल रहा है, तो R भी एक
सदिश है, यानी इसके पास भी तो दो चीज़ होगा, दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण तो हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। लेकिन अगर वेक्टर आर को कम्प्लीटली आपको शो करना है तो डायरेक्शन भी बताना होगा। और डायरेक्शन क्या निकाले थे हम लोग, तो tan अल्फा बराबर क्या निकाले थे, तो यह लंब आपका आ रहा था, यह P है तो यह Q ले लिए। तो हमने कहा था कि छोटा ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यह लंब और बटा कर्ण, कर्ण आपका Q था, यानी कि लंब बराबर आपका आया था Q साइन थीटा। तो यह जो दूरी था यह आपका आ रहा था Q साइन थीटा। ठीक उसी तरह से हम कहे थे कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इस त्रिभुज में आपको देखना है तो आधार बटा कर्ण, कर्ण आपका यहाँ पे Q है तो आधार आपका आ रहा था Q कॉस थीटा। तो tan अल्फा का मान अब बड़ा ट्रायंगल में अगर देखिएगा तो लंब आपका हो गया Q साइन थीटा बटे आधार, तो यहाँ से यहाँ तक P, और यह अभी आपने निकाला Q कॉस थीटा। तो क्या हो रहा है, P प्लस Q कॉस थीटा। यहाँ तक हम लोग चर्चा लास्ट क्लास में कर लिए थे। तो अब यहाँ पर एक चीज़ यहीं पे थोड़ा सा आप लोग को बता देंगे कि अगर हमको वेक्टर P प्लस Q निकालना है तब तो यह काम कर लिए, लेकिन अगर क्या होगा, अगर हमको या तो वेक्टर का जोड़ आपने कर लिया, घटाव अगर करना हो, यानी कि यदि हमको P माइनस Q निकालना हो, अब देख लीजिए अगर आपको वेक्टर P माइनस Q निकालना हो तब भी आपका यही फार्मूला से हम लोग काम करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लीजिए वेक्टर का घटाव भी। तो P माइनस Q को आप लिख सकते हैं वेक्टर P प्लस और वेक्टर माइनस Q। ध्यान से देख लीजिए, वेक्टर P माइनस Q को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर P प्लस वेक्टर माइनस Q। तो अब इसको अगर ट्रायंगल लॉ पर रखेंगे तो यह वेक्टर जो माइनस Q है एक्चुअल में यह निगेटिव वेक्टर है। तो अभी हम सारा परिभाषा आपको लिखा देंगे, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो अगर वेक्टर Q, अगर यह वेक्टर Q है तो वेक्टर माइनस Q क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल Q का निगेटिव वेक्टर, इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। तो अगर यह वेक्टर Q है तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर माइनस Q। मतलब समझिए कि इसका मैग्नीट्यूड जितना Q का लंबाई है उतना ही इसका भी मैग्नीट्यूड है, केवल Q की दिशा अगर उस तरफ थी तो इसका दिशा क्या हो गया, ठीक उसके अपोजिट हो गया। तो अब एक्चुअल में वेक्टर P माइनस Q अगर हमको निकालना है तो इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, तो सदिश का जोड़ ही कर रहे हैं, वेक्टर P प्लस वेक्टर माइनस Q ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेक्टर P यह सब लोग को दिख रहा है और यह आपका क्या है, वेक्टर माइनस Q। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो यह भी तो आ रहा है टेकन इन ऑर्डर टेल हेड, और त्रिभुज की दो भुजा पे आ ही रहा है। तो त्रिभुज का तीसरा भुजा कौन हो गया, यह जो वेक्टर आपका दे रहा है यह आपको दे रहा है वेक्टर P माइनस, एकदम आसान है, ठीक है। तो वेक्टर P माइनस Q एक्चुअल में क्या है, वेक्टर P प्लस वेक्टर माइनस Q है। अब अगर इस फार्मूला को यूज करना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड तो ठीक है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस, यहाँ तक ठीक है, लेकिन यह थीटा क्या है बताइए, तो यह थीटा किसके बीच का एंगल है, वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का, वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का एंगल थीटा है। लेकिन यहाँ पे अब अगर हमको घटाना है, वेक्टर P माइनस Q निकालना है तो एंगल हमको किसके बीच चाहिए, तो वेक्टर P और वेक्टर माइनस Q के बीच का एंगल चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल हमको चाहिए। तो यह पूरा एंगल आपको पता है सरल कोण 180 डिग्री होता है, यह थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया
180 माइनस थीटा। सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर यह एंगल थीटा है तो यह क्या हो गया 180 माइनस थीटा। तो अब अगर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ पी माइनस क्यू निकालना है तो फार्मूला हम वह यूज कर सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस। लेकिन चूंकि जोड़ था पी और क्यू का तो दोनों के बीच का एंगल थीटा था, लेकिन यहाँ जोड़ किसके बीच का है पी और माइनस क्यू का, और पी और माइनस क्यू के बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से देख लीजिए हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ पी माइनस क्यू बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका क्या होगा निगेटिव होगा, तो -2pq कॉस थीटा। तो वेक्टर का जोड़ से ही हमने वेक्टर का घटाव भी सीख लिया। यही चीज़ हम चाहते तो सीधा कहते कि p प्लस क्यू का फॉर्मूला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और p माइनस क्यू का फॉर्मूला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। तो आप लोग रट तो लेते लेकिन वह कभी भी समझ नहीं पाते। और फिजिक्स समझने के लिए इस चीज़ को समझना है कि एक्चुअल में वेक्टर p माइनस क्यू जो है वह क्या है, तो वेक्टर p प्लस वेक्टर माइनस क्यू है। यानी कि यह भी दो सदिश का जोड़ ही है। जैसे वेक्टर p और q को जोड़ रहे थे वैसे ही p माइनस क्यू निकालने के लिए किसको जोड़ना होगा, तो वेक्टर p को और वेक्टर माइनस क्यू को। और माइनस क्यू क्या है, तो किसी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर, जैसे वेक्टर a है या वेक्टर या q है तो वेक्टर माइनस क्यू क्या होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा, केवल दिशा उसका बदल गया। तो यहाँ पे जो एंगल थीटा लिए थे वह p और q के बीच था, लेकिन जब हमको p माइनस क्यू निकालना है तो एंगल वेक्टर p और वेक्टर माइनस क्यू के बीच का निकालेंगे। तो अगर यह एंगल थीटा था, यह ऑब्वियस है कि कितना बच रहा है 180 माइनस थीटा बच रहा। तो वही फार्मूला आपका था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस, केवल थीटा के जगह पे अब क्या हो गया 180 माइनस थीटा। तो यह फार्मूला ध्यान में रखिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस क्यू हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा। और अगर मान लीजिए कि यह एंगल बीटा है तो यह एंगल बीटा निकालना है तो tan बीटा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए कि यह जो लंब है आपका q साइन थीटा, इससे भी अगर गिराएंगे इस तरह से तो यह भी आपका q साइन थीटा ही रहेगा, और यह दूरी भी आपका q कॉस थीटा ही रहेगा। तो अब tan बीटा बराबर इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए तो लंब बटे आधार, तो लंब आपका हो रह गया q साइन थीटा, लेकिन आधार अब कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक p था, इसमें से q cos थीटा ये वाला घट जाएगा क्योंकि आधार तो अब इतना ही बच रहा। तो यह हो गया p माइनस क्यू कॉस थीटा। तो यह वेक्टर आपका p माइनस क्यू का जो रिजल्टेंट वेक्टर है या वेक्टर p माइनस क्यू का डायरेक्शन इससे हो गया q साइन थीटा बटे p माइनस क्यू कॉस थीटा। और सेम फार्मूला आप डायरेक्ट इस फार्मूला से भी निकाल सकते थे, केवल थीटा के जगह पे आपको क्या रखना पड़ता 180 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा ही होता, और इसमें क्या हो जाता कॉस 180 माइनस थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा। तो सेम यही रिजल्ट आ जाता tan बीटा बराबर क्यू साइन थीटा बटे p माइनस क्यू कॉस थीटा। तो आज की क्लास में आप लोग वेक्टर का घटाव भी सीख लिए, जो एक्चुअल में वेक्टर का जोड़ ही है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम कुछ परिभाषा लिख देते हैं फिर ख़त्म कर देंगे आज का क्लास। तो परिभाषा, अब जैसा कि हमने कहा कि भौतिकी को समझने के लिए इसका
सिंबल, इसका लैंग्वेज समझना ज़रूरी है। जैसे कि आपसे कह देगा कि समान सदिश इक्वल वेक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। तो केवल यह टर्म आपको जानना है, परिभाषा में कुछ खास बात नहीं है। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि समान सदिश है, मतलब क्या है। तो दो वेक्टर मान लीजिए कि एक वेक्टर आपका ए है, दूसरा वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों समान कब होगा, जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। यानी जितना इसका लंबाई है उतना ही वेक्टर बी का ही लंबाई होना चाहिए, और साथ ही दोनों का दिशा समान होना चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे के समानांतर होगा। क्लियर है एकदम। यानी कि दो सदिश बराबर तभी होगा जब दोनों का परिमाण बराबर हो और दोनों की दिशा बराबर हो। तो अगर कहिएगा कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है, तो लिखा हुआ तो एक इक्वेशन है, लेकिन एक्चुअल में समझना क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यह और साथ ही ए की दिशा बराबर बी की दिशा। तो केवल यह टर्म है, एक बार भी आप लोग जान गए तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि समान सदिश या इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे। तो जिन दो सदिशों के परिमाण और दिशा आपस में बराबर हो, या अगर कह रहा है कि दो सदिश आपस में बराबर है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है और दोनों का डायरेक्शन भी बराबर है, यानी दोनों का तीर सेम डायरेक्शन में है। एकदम क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम अपोजिट वेक्टर आप लोग को लिख देते हैं। तो अगला टर्म हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे विपरीत सदिश। यह भी एक बार जान लिए तो फिर कभी नहीं भूलिएगा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे अपोजिट वेक्टर्स। जैसे अभी p प्लस क्यू किए थे, तो वेक्टर p और q का मैग्नीट्यूड निकाले थे √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। लेकिन वेक्टर p और q को घटाना था, यानी वेक्टर p माइनस क्यू करना था, तो वहाँ माइनस क्यू क्या था, q का अपोजिट सदिश था। एक्चुअल में हम p में माइनस क्यू को जोड़े थे, यानी वेक्टर p माइनस क्यू निकालने के लिए वेक्टर p में वेक्टर q के विपरीत सदिश को जोड़ने का ही काम किए थे। वह काम भी हमको ट्रायंगल लॉ ही करके दिया था। तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि जिन सदिशों के परिमाण तो बराबर होते हैं लेकिन दिशाएं परस्पर विपरीत होती है, उन्हें विपरीत सदिश कहते हैं। तो मान लीजिए कि सदिश ए है, इस तरह से दे रहा है कि यह आपका वेक्टर ए है। तो ए का विपरीत सदिश क्या होगा, तो उसका परिमाण तो जितना ए की लंबाई है उतना ही इसका भी लंबाई होगा, लेकिन इसका दिशा अगर इधर है तो इसका दिशा ठीक इसके अपोजिट होगा। यह आपका हो गया वेक्टर ए का अपोजिट वेक्टर माइनस ए हो गया। एकदम क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। तो आप लोग नोट करते जाइएगा इसको भी। उसके बाद हम शून्य सदिश लिख देते हैं, जो टर्म आपको पता रहेगा। तो अगला सदिश हम लोग का है शून्य सदिश, जिसको कि जीरो और नल वेक्टर कहते हैं। इसको भी एज ए टर्म ऑफ वेक्टर का याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो जिस सदिश का परिमाण शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। और कह रहा है शून्य सदिश की दिशा अनिश्चित इंडिटरमाइंड अथवा स्वेच्छ होती है, जिसको कि आर्बिट्रेरी कहते हैं। तो आपको पहले ही बताया है कि वेक्टर को कैसे बताते हैं, तो तीर के सिंबल से इस तरह से बताते हैं, और तीर का लंबाई उसका क्या बतलाता है, वेक्टर का परिमाण बताता है। लेकिन यह कह रहा है कि उसका परिमाण जीरो हो गया, यानी यह लंबाई क्या हो गया, जीरो हो गया, बिल्कुल एक बिंदु हो गया। बिंदु में कोई लंबाई नहीं होता। तो जब लंबाई जीरो हो गया तो अब इसका दिशा तो कुछ भी हो सकता है, तो इसका दिशा क्या है, अनिश्चित होता है। तो यहाँ तक आज का क्लास हम आप लोग का रहने देते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर बताएंगे, फिर रेफरेंस फ्रेम के विषय में हम लोग जानेंगे, तो उस पर काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, और सब लोग कमेंट में कम से कम बताइएगा कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम हुआ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो सारा चीज़
चीज़ हम आप लोग का सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।